नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के मेहमान सुमित सर, मनोरंजन भारती सर, विचित सर और पुर्णेंदु जी, आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब की कम्युनिटी में काफ़ी दिनों से और हमारे जो कमेंट सेक्शन उसमें मैसेज आ रहा था कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप लोग कब करेंगे। कई सवाल था लोगों का, तो हमने कहा कि ठीक है करेंगे। आज वो दिन आ गया कि आज हम बातचीत करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक हॉट टॉपिक है इस समय, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने वापस सुनवाई करनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को कि अगले ही दिन जमा करना है। तो कल यानी कि एक दिन पहले एसबीआई ने वो इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को दे दिया और इलेक्शन कमीशन को अब ये इन्फॉर्मेशन 15 मार्च तक पब्लिश करना है, शाम 5 बजे से पहले वेबसाइट पर। तो आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि एसबीआई इतना डिले क्यों कर रही है, आखिर क्या डर है एसबीआई जिसको छुपाना चाह रही है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं देने से बचना चाहती है। सुमित सर, आपसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपने शो भी किया, आपने तो उसके बारे में पढ़ाई है बहुत डिटेल में, कि इस इन्फॉर्मेशन के पब्लिक आने के बाद कि कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और कितने बेचे गए। आज एसबीआई का जो हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट में आज जो दाखिल किया, उन्होंने कहा कि 22,231 जो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए गए थे 5 सालों में, 19 से लेकर 24 के बीच में, और उसको इनकैश किया गया है 22,024 के आसपास। करीब 100-150 मिसिंग है, और जो मिसिंग है उनका अमाउंट चला गया सीधे पीएम राहत कोष में। आप और ये भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है कि 6,000 करोड़ जो 16,000 करोड़ का टोटल अमाउंट आया था इलेक्टोरल बॉन्ड से, उसमें से 6,500 करोड़ बीजेपी को मिला, उसका कुछ 1,000 करोड़ 1,100 करोड़ बीजेपी कांग्रेस को और 1,000 करोड़ टीएमसी को और बाकी पार्टीज़ को। तो ये तो पता चल गया कितना पैसा इनको मिला है। आखिर ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद एसबीआई जो बता देगी, आपको क्या लगता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एसबीआई बताएगी और बहुत ज़्यादा उसको लेकर जो हाइप बनाया जा रहा है कि एसबीआई बताएगी कितना पैसा कितना आपको लगता है ये हाइप एक गुब्बारा बन के फूट जाएगा या कुछ होगा इसके अंदर? ये तो जब पब्लिक डोमेन में जानकारी आएगी तब पता लगेगा कि किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे या किस पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड मिले जो रिडीम कर लिए गए। लेकिन एक चीज़ है, एसबीआई की कलई खुल गई है। एसबीआई ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की कोशिश की, बाल बाल बच्चे अवमानना के मामले से वो लोग, अगर एडीआर का मामला सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया होता तो आज कंटेम्प्ट भी एसबीआई को झेलना पड़ रहा होता। जिस जानकारी के लिए एसबीआई 4 महीने का वक्त मांग रहा था कि हम अभी 6 मार्च को ना देके हम आपको 30 जून को देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं 24 घंटे में दो, और आज उन्होंने दे दी। कल 24 घंटे में दे दी, आज उन्होंने एफिडेविट देकर सबमिट कर दिया कि भाई हम ये दे चुके हैं, और जो आंकड़ा आपने बताई दिया 22,000 और कितना कितना है, वो तमाम चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ गई। तो मतलब एसबीआई के पास ये जानकारी उपलब्ध थी आसान तरीके से कि वो तुरंत दे सके। आज भी उसने 2 पेन ड्राइव में दी है, आज भी उसने एक ईमेल पासवर्ड उसके साथ शेयर किया है, पीडीएफ फॉर्म में दिया है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें एसबीआई के पास रेडी रखने के तौर पर थी। ये इसको कहते हैं ना कि तुरंत खोल के देख लो, तुरंत खोल के पढ़ लो। फिर क्यों 4 महीने का वक्त मांग रहा था? एसबीआई और एसबीआई में काम करने वाले जो अधिकारी हैं वो किसको खुश कर रहे थे? वो क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे थे? और इससे बड़ी बात जो मुझे लगी कि उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील को अपने साथ खड़ा कर दिया। कल जब सुनवाई चल रही थी कोर्ट में तो हरीश साल्वे साहब पैरवी कर रहे थे। हरीश साल्वे को अफोर्ड करना किसी आम हिंदुस्तानी की और आम पॉलिटिकल पार्टी के बस की बात भी नहीं है। इस हद तक महंगे वकील हैं हिंदुस्तान के वो। राम जेठमलानी के जाने के बाद अगर सबसे महंगे वकीलों में कोई गिने जाते हैं, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि जो बड़े बड़े वकील पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं उनसे बड़े वकील हैं हरीश साल्वे आज की डेट में। इतने महंगे वकील हैं, लंदन में रहते हैं वगैरह वगैरह। समझ रहे हैं हम लोग। हाँ, तो इसीलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सबको अपने अपने सोचने दीजिए। तो वो उनको खड़ा किया एसबीआई ने। और कल जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और जिस तरीके से सवाल कर रहे थे चंद्रचूड़ साहब और संजीव खन्ना साहब, दोनों एक जस्टिस और एक चीफ जस्टिस, और तो पहली बार मैंने हरीश साल्वे साहब को इतना डिफेंसिव पे देखा। उनकी तमाम पैरवियाँ देखने को मौका मिल रहा। अब तो सब चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है। पहली बार वो कहीं ना कहीं फंसे हुए लगे, और वो भी साथ में मलाल कर रहे हो कि मैंने क्यों इसमें हाथ डाल दिया, मैंने क्यों इस मुकदमे को ले लिया, ऐसा मुझे लगता है। जोक्स अपार्ट, ये तो कोई हंसी मजाक की बात हो गई, लेकिन एसबीआई की कलई खुली। एसबीआई ने क्यों ऐसा किया? एसबीआई को मतलब बहुत मूर्खतापूर्ण ये फैसला था, क्योंकि कोर्ट ने कहीं नहीं कहा था कि हमको मिलान चाहिए कि इसने खरीदा और इसको दिया, हमको ये नहीं चाहिए। इसने कितना खरीदा ये हमको बता दो, और इसने कितना इनकैश कराया ये हमको बता दो। यही कोर्ट ने कहा था, और अब यही होने वाला है। जो 15 तारीख को 5 बजे लिस्ट आएगी उसमें यही आएगा कि किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सुमित अवस्थी ने 1,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, तो सुमित अवस्थी ने 1,000 बॉन्ड खरीदे, इन तारीखों में खरीदे, तो वो तारीखें आ जाएंगी, मेरा नाम आ जाएगा और वो राशि आ जाएगी। मैंने वो बॉन्ड किसको दिए वो नहीं न, वो जानकारी नहीं होगी। लेकिन इन द मीन टाइम दूसरे पहलू पर अश्विन ने
इनकी मान लीजिए पार्टी है, अश्विन पार्टी है ये, अश्विन ने वो जो इनकैश कराए वो आ गए कि अश्विन ने इस तारीख को 600 करोड़ के, 500 करोड़ के, 700 करोड़ के, 800 करोड़ के, 2 करोड़ के बॉन्ड इनकैश कराए। तो ये पता लग जाएगा कि इस पार्टी ने कब कब बॉन्ड इनकैश कराए और किस किस ग्रुप से कितना कितना पैसा मिला, यही जानकारी आने वाली है। आपने जो सवाल पूछा वो सबसे बड़ा कैच है कि कैसे पता लगेगा। 15 दिन के अंदर ये नियम था उसका, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक अब कर दिया कि 15 दिन के अंदर आपको अपने जो अपने बॉन्ड खरीदे हैं वो आपको ट्रांसफ़र कर देने हैं। तो अगर सुमित अवस्थी ने आज की तारीख में 10 मार्च को बॉन्ड खरीदा और 25 मार्च के पहले वो बॉन्ड अश्विनी की पार्टी में या बाबा की पार्टी में या पूर्णेंदु की पार्टी में गया, तो ये अंदाज़ा लग सकता था, लगाया जा सकता है, इंटेलिजेंट गेस जिसको कहते हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा, कि भाई सुमित अवस्थी ने इनको जो बॉन्ड लिए वो अगले 15 दिनों में इन 2 जगह पे और इस एक जगह पे कैश हुए, तो आप कह सकते हैं कि हाँ इसको चंदा दे रहे थे। ये ऐसा ही पता लगेगा। तो कितना बड़ा खुलासा होगा, और क्योंकि सरकार रोक नहीं रही है। सबसे दिलचस्प बात बाबा जो मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि सरकार क्यों नहीं इसका विरोध कर रही है, सरकार क्यों नहीं रिव्यू में गई? सरकार क्या है जो चाहती है कि ये आंकड़े जिसके भी है, जिसने भी बॉन्ड खरीदे वो पब्लिक डोमेन में आ जाए। सरकार ने कुछ नहीं कहा, यही बार बार कहते रहे कि हम सिस्टम को साफ सुथरा करने के लिए लेकर आए थे, पर अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है सो आदेश है। वरना सरकार चाहती तो संसद का सत्र बुलाती, इसको ओवररूल कर सकती थी, आप रिव्यू में जा सकते थे, दोनों ऑर्डिनेंस ला सकती थी, कुछ भी किया सकता था। सरकार ने कुछ नहीं किया। तो सरकार की ये जो रहस्यमयी सी चुप्पी है ये मुझे समझ में नहीं आई। इस पर आप एक चीज़ मैं बस जोड़ना चाह रहा था कि आप बाबा, विचित सर और पुर्णेंदु जी, एक चीज़ 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। एक ये जो एक्स्ट्रा डिफेंसिव हुई एसबीआई, उसने कई पोल खोलने की कोशिश, मतलब वो एक इशारा कर रहा है कुछ मामला वहाँ पे काला है। दूसरा एक प्रोसेस अगर आप थोड़ा बता सके, क्योंकि आपने काफ़ी शोज़ किए हैं, कि अगर मान लीजिए मैं पार्टी हूँ, मतलब मैं बिजनेसमैन हूँ और मैंने 1000 करोड़ का खरीदा, तो क्या वो बॉन्ड खरीदने के बाद मुझे पार्टी को भेजना पड़ता है? और कैसे पार्टी को पता चलता है कि मुझे 1000 करोड़ मिलने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो बॉन्ड जो है वो जैसा कि सुमित ने बोला कि आप आज आपने खरीदा तो आपको 15 दिन के अंदर उसको पॉलिटिकल पार्टीज को देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज 15 दिन में उसको भजाना पड़ेगा। ये नियम था। उसके बाद इसमें ये क्लॉज था कि इलेक्ट्रॉनिक ही होगा, नाम गुप्त रखे जाएंगे। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बैंक है, 2 लाख 2.25 लाख कर्मचारी हैं एसबीआई के। एसबीआई ने हाथ खड़े कर दिए कि हम आपको नहीं देंगे। वो दे सकती थी क्योंकि हर साल ऑडिट होता है, बैंक का ऑडिट होता है। आपको मालूम है, आप एक चेक देते हैं, चेक किसी को देते हैं, उसके नाम से देते हैं, तो वो बैंक वेरीफाई करता है कि आपने जो चेक काटा है वो उसको बैंक ने इशू किया है कि नहीं किया। यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, उसमें एक सीक्रेट नंबर है, जो सीक्रेट नंबर आंख से पता नहीं चलता। यदि आप यूवी लाइट में देखेंगे तो वो सीक्रेट नंबर आपको मालूम चलेगा। तो उसका एक ट्रेल है, वो मुझे दिया गया, मैंने आपकी पार्टी को दिया। आप जब कैश कराने गए तो वो तो कहीं तो जांचेगा ना कि नकली छाप के तो नहीं लाया है बॉन्ड। तो उसको उस ट्रेल का जो है वो कीवर्ड जो है वो सीक्रेट नंबर है। इसके आधार पे ही वो जो है कैश होता था। तो एक ये एस्टेब्लिश किया जा सकता था जो कि एसबीआई कर सकती थी। एसबीआई ने बोला कि हमने 2 सिलोज में, हमारे जो गांव में कोठियाँ होती हैं ना, जैसे गोल गोल जिसमें धान रखते हैं, गेहूँ रखते हैं, विचित जी भी जानते होंगे, हम सब गांव से आते हैं। उन्होंने बोला 2 साइलोज में हमने रखे हुए थे कागज़, और वही हम निकाल के आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, वही ला के दे दो, हम नहीं चाहते हैं कि आप इस्टेब्लिश करो। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एक छोटी खिड़की वहाँ पे खुली छोड़ दी गई थी कि भाई ये एक एस्केप रूट था वहाँ पर, हाँ, फैसले में। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है। अब ये कितना सच है नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे बहुत है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, मेरा मानना है कि ये नाम इस्टेब्लिश नहीं होंगे, जो हम उम्मीद कर रहे हैं ना कि हमें मालूम चल जाएगा कि मनोरंजन भारती ने अश्विनी पार्टी को दिया। वो नाम इस्टेब्लिश करना अब हमारा आपका ऑडिटर्स का काम है। जैसे कि सुमित ने एक रास्ता बताया कि 15 दिन के अंदर आप देखो कि किसने किसने कहा। मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। हम इतने पार्टियां हैं, आपको मालूम है 22,000 बॉन्ड खरीदे गए, 22,000 बॉन्ड दिए गए। 22,000 में अब ये तो मालूम चल जाएगा ना किस पार्टी ने कितना बॉन्ड बजाया। ठीक है, अब ABCD इतनी पार्टियां हैं, सब पार्टियां, कोई एक पार्टी ना करे छोड़ दीजिए। यदि सारी पार्टियां जिनको मिला वो 5 पार्टियां डिसाइड कर ले कि हम जो है पब्लिक करेंगे, क्योंकि बॉन्ड तो कोई किसी के दफ्तर में फेंक के तो नहीं चला गया ना कि ये लीजिए बॉन्ड जाके भजा लीजिए। कोई गया है,
कोषाध्यक्ष को दिया, सुनिए मेरी बात, कोषाध्यक्ष को दिया है, कहीं पे उसकी एंट्री है, समझ गए आप, यही एक इन्वेस्टिगेशन की बात है। फिर वो बैंक गया है, बैंक में वो नंबर मैच किया गया, जब आप बैंक में कैश कराने गए हैं तो बैंक के पास वो डिटेल है। तो ये यदि पॉलिटिकल पार्टीज कहे कि हमको इन कंपनी ने या इन इंडिविजुअल्स ने दिए हैं, तो वो एक जरिया हो सकता है जो कि आप कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यदि ये कोई करेगा कि नहीं करेगा, ये मुझे मालूम नहीं है, समझ गए। लेकिन इस पूरे मामले में एसबीआई जो है वो बुरी तरह से मात खाया। लोगों को बता दूं कि एसबीआई के जो अभी के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, आपको मालूम है कि 1986 बैच के पीओ हैं, जो पीओ हम लोग का एग्जाम देते थे, प्रोबेशनरी अफसर का, वो 1986 के शिकागो ब्रांच में रहे, सेवा विस्तार दिया गया है। ये बात भी दर्शकों को मालूम होना चाहिए, ऐसे नहीं है। 2.25 लाख कर्मचारी है, हर साल आप अपने बैंक का ऑडिट करते हो और आपने इस मुद्दे को 2 साइलोज में रख के छोड़ दिए, तो इसका मतलब हर साल जो रिडीम हो रहा था उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है आपका? इसका मतलब खाता बही सही नहीं है, या तो सही है तो आप देना नहीं चाहते हैं। तो ये बात जो है वो लोगों को मालूम होनी चाहिए। आपको मालूम पहले कैसे होता था? पहले चंदा देने के लिए होता था कि कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ 7.5% होना चाहिए, तभी कंपनी पैसा आप पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते थे, मुनाफे वाली कंपनी दे सकती थी। यहाँ पे तो कितनी सेल कंपनियां हैं, किसको मालूम नहीं। दूसरी बात जो आपने कही, कैसे मालूम चलेगा? मैं हूँ मनोरंजन भारती, मैंने अपने नाम से कोई एनजीओ खोल रखा है और हर CSIR के तहत हर बड़ी कंपनी का एनजीओ होता है, उसका नाम मैंने कुछ भी रख दिया, भारतीय एनजीओ करके। अब उस एनजीओ ने खरीदा, उस एनजीओ ने अश्विनी के पार्टी को दिया, कहाँ से मालूम चलेगा आप? हम तो कहेंगे हम तो अच्छे काम के लिए CSIR के तहत दिया है। जी पुण्येंद्र जी। हाँ, नहीं कुछ सवाल हो तो। यही सवाल बाबा ने जो सवाल उठाया है, बाबा ने और सुमित जी ने इस पर बहुत कुछ कह दिया है। मेरे पास कहने के लिए इसी बात को दोहराने का कोई कारण नहीं है, इसीलिए मैं इस विमर्श को थोड़ा दूसरे संदर्भ में ले जाना चाहूँगा। राष्ट्रपति वाला एंगल तो है आपके? राष्ट्रपति वाले एंगल में जब बार काउंसिल ही लेकर गया है, तो अब वहाँ अध्यक्ष लेके गया है, बार काउंसिल का अध्यक्ष, अब बार काउंसिल ने अपने को अलग कर लिया है। कोर्ट बार एसोसिएशन, माइक दीजिए ना, पॉडकास्ट में जाना है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं आदिशा अग्रवाल, जो बीजेपी के बहुत क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हैं बीते कुछ दिनों से, उन्होंने चिट्ठी लिखी राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू जी को, कि क्योंकि संसद नहीं है, चुनाव का माहौल है, तो जब तक इस पूरे मामले को इस सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिया जाए कि इसको सार्वजनिक ना करने दिया जाए, राष्ट्रपति इस पर इंटरवीन करें। तो उनकी इस चिट्ठी पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसके वो अध्यक्ष हैं, उस एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी कि ऐसा नहीं है, ये हमारी राय नहीं है, ये इनकी इंडिविजुअल की राय है। तो अध्यक्ष के खिलाफ उनका एसोसिएशन हो गया, तो वहाँ एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। ये और यहाँ बात आ गई प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के डोमेन में आर्टिकल 143 के अनुसार उनका अधिकार है। तो अब ये सारा मामला प्रेसिडेंट के डोमेन में है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, इसको वहीं छोड़ देते हैं। और दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि प्रेसिडेंट जो है पलट नहीं सकती हैं। हाँ, वो उस चीज को उस पर डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने में समय लग सकता है, जैसे कि हम लोग को यहाँ आने में कई बार समय लग जाता है डिस्कस करते करते। तो मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, जब हमें आज़ादी मिली, हम अपना संविधान बनाए, नया इलेक्टोरल सिस्टम तय कर रहे थे, तो हमारे आज स्वतंत्र संविधान निर्माताओं ने गुप्त मतदान की व्यवस्था रखी। वो नहीं जानते थे कि जब आज़ादी के 70 साल पूरे होंगे तो हम लोग गुप्त धनदान की तरफ बढ़ेंगे। ये एक नया विमर्श तैयार हुआ, और ये गुप्त धनदान में अगर गुप्त धनदान होगा तो तय है कि जो कुछ गुप्त है, यानी कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी पर्देदारी हो रही है, नहीं तो क्यों किया जाता। और ये क्यों है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये रोग के लक्षण हैं, कॉज नहीं है। कॉज क्या है? खर्चीला चुनाव। और 2019 का चुनाव भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने जो सर्वे किया था, जो उसकी एक रिपोर्ट आई थी, हम 55,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, उससे भी ज़्यादा
2016 में जब वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उससे भी ज़्यादा हमने खर्चा किया था। और ये खर्चा पिछले 20 वर्षों में बेतहाशा बढ़ा है। वाजपेयी जी का 1957 में जब पहला चुनाव लड़े थे, उनका मैंने कहीं इंटरव्यू पढ़ा था कि सिर्फ हमारे पास 2 जीप थी। लोकसभा सीट उसमें आज से छोटी तो थी नहीं, यही थी, लेकिन लोकसभा से जी 3 जगह से लड़े थे, जीते 1 जगह से थे। बलरामपुर से शायद जीते। हाँ, तो मेरे कहने का है कि आप दो जीप पर चुनाव, यहाँ 2 जीप पर तो ग्राम प्रधान का चुनाव अब नहीं लड़ा जाता, लोकसभा का तो बहुत दूर की चीज़ है। दूसरी चीज़ कि अब अब पैसा राजनीतिक दलों की मजबूरी हो गई है। ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक आज हो गई है। अच्छा, आज अचानक ये हुआ है कि पिछले 20-21 वर्षों में चुनाव बहुत महंगे हुए, बहुत तेज़ी से महंगे हुए, क्योंकि चुनाव में पैसे अनाप शनाप दिए गए। वही सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ में कई लोगों का उसने सर्वे किया या लोगों से बातचीत की, उसमें हुआ कि लोगों ने माना कि उनको पैसे भी दिए गए। ये सारी चीज़ें जो पर्दे के पीछे होती हैं, जो स्वच्छ लोकतंत्र के परिलक्षण नहीं हैं। 1999 से 2019 के बीच 98 से 1921 वर्ष में भारत में, अब सोचिए कि खर्चा जो था चुनाव का वो 5 गुना से ज़्यादा, 6 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। उस समय 1998 में 9,000 करोड़ रुपए था और 2019 में 55,000 करोड़ रुपए। मैं ये आंकड़ों की बात करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब चुनाव खर्चीले होंगे तो इस तरह की कवायदें होंगी। और इसीलिए बाबा ने जो बात कही कि सभी दल क्यों नहीं कह देते, सभी दलों को पैसा चाहिए। हमने एक किताब पढ़ी थी, एक वीपी सिंह का इंटरव्यू था उसमें, जब वो कांग्रेस किस लिए छोड़े थे, बोफोर्स के सवाल पर और फेयर फैक्ट्स के सवाल पर, नहीं वो स्वीडिश पनडुब्बी वाले सवाल पर। जब वो बाहर आ गए तो उनको मिलने के लिए बुलाया। उस कांग्रेस के समय में, इमरजेंसी के समय में गृह मंत्री थे शीला दीक्षित के ससुर जी, उमाशंकर दीक्षित। तो उमाशंकर दीक्षित ने अपने घर बुलाया। तो उमाशंकर दीक्षित ने कहा कि देखो विश्वनाथ, पैसे की ज़रूरत होती है पार्टी चलाने के लिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि जहाँ बैठे थे उनकी छड़ी रखी हुई थी, बुजुर्ग आदमी थे, बोले कि अगर ये तुम मेरी छड़ी लेकर चले जाओ तो मैं यहाँ से बाथरूम नहीं जा सकता। तो वैसे ही पार्टी को चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए इंतजाम करना होता है। तो जो कुछ ये सर पार्टी कर रही है कि पार्टी के लिए कुछ पैसे लिए गए, वो इसीलिए लिए गए, वो छड़ी की तरह है। लेकिन छड़ी तक तो समझ में आता है, जब उस छड़ी को आप हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ में बदल देते हैं तो वो खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर अब उसमें गोपनीयता का आपको क्लॉज जोड़ना पड़ता है। और वही गोपनीयता का क्लॉज इस देश के लिए खतरनाक बना हुआ है। और इसीलिए लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, हर कोई नहीं लड़ सकता। आप लड़ ही नहीं सकते हैं, आप कहाँ टिकेंगे? जब सब कुछ आपके पैसे से तय होने लगे तो आप कहीं नहीं टिक सकते। तो इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में जो कमी है उसको परिदर्शित करता है। आप लोगों ने इसके निटी ग्रिटीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उस पर जाने की अब ज़रूरत नहीं है। मैं उसके पॉलिटिकल पक्ष पे आना चाहता हूँ कि चुनाव में किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा मुद्दा बन रहा है। विपक्ष जो अब थोड़ा सा साइडलाइन दिख रहा था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने इसको एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ में दे दिया। राहुल गांधी लगातार अपने स्पीचेस में और सोशल मीडिया पर इस बात को रख रहे हैं कि ये इंडिया का एक बिगेस्ट स्कैम है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का वो है। जैसा सुमित सर ने बताया कि फिर एसबीआई क्या छिपा रहा था, तो इससे एक तरह का ठीक है, जब तक वो आउट होगा वो तब बात की बात है, लेकिन एक लोगों में एक संशय कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। जो एक सोशल मीडिया का प्रचलित है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, तो उसको कहीं ना कहीं एक बल मिलता है। फिर कांग्रेस ने एक न्यूज़ पोर्टल का एक रिपोर्ट थी इलेक्टोरल ट्रस्ट को लेकर के, न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट थी, कांग्रेस ने उसको हाईलाइट किया था उस रिपोर्ट को, जयराम रमेश ने। उस रिपोर्ट में इस तरह के खुलासे हुए थे कि 30 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर किसी न किसी तरह की सेंट्रल एजेंसीज का रेड या कुछ भी नोटिस या उस तरह की चीज़ें थी, और उन्होंने रूलिंग पार्टी बीजेपी को 2018-19 से लेके 22-23 के बीच में 335 करोड़ का चंदा दिया। अब जैसे किसी एजेंसी ने मान लीजिए रेड किया, कोई भी तरह का एक्शन लिया, तो वो एक्शन के कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद तक ये चीज़ें हुई। कई एक मामले में तो ऐसा भी था कि जो कंपनी का ओनर वो बेल से बाहर आता है और नेक्स्ट डे चंदा दिया जाता है। तो ये मामले गंभीर हैं और
इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी को लेकर चुनावी राजनीति में एक शुचिता हो, सफाई हो, और ये एक बड़ा विवाद है। ये मुझे लगता है साधारण भ्रष्टाचार से मतलब भ्रष्टाचार को भी अगर हम कैटेगराइज करें तो चुनावी उसको जनमत को प्रभावित करने वाला जो भ्रष्टाचार है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो राहुल गांधी अगर उसको मुद्दा बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक मुद्दा भी बड़ा है और उनको बनाना भी चाहिए। मुख्य विपक्षी पार्टी होने की वजह से उनके हाथ में एक मुद्दा आया है। अब सवाल ये है कि ये मुद्दा कितना असर करेगा। असली बात ये है, क्योंकि अगर क्या जैसे राफेल का एक मुद्दा राहुल गांधी ने उसको बहुत हाईलाइट किया, लेकिन वो जनता तक गया नहीं। अब हमें देखना होगा कि क्या इस तरह के तकनीकी मुद्दे, क्योंकि एक थोड़ा आर्थिक विषय से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब सुमित सर और बाबा ने मिलकर उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन जो आपका आम वोटर है जो उस हद तक टेक्निकली चीज़ों को नहीं समझता, अब ये कांग्रेस पार्टी की चुनौती है कि वो कैसे इस मुद्दे को लेकर उनके बीच में जाएगी और समझाने की कोशिश करेगी। पहली बात तो एक ये हुई। दूसरी बात, आपको कुछ लोग कोई एग्जाम्पल से बातों को समझते हैं। आपको एक कोरिलेशन स्थापित करना होगा कि हाँ भाई इस पार्टी ने ये बॉन्ड खरीदा और ये देखिए उसको ये फ़ायदा सीधा सीधा मिल गया। जैसा कि कुछ मामलों में हमें ईडी की रेड से देखने को मिल रहा है कि तापस रॉय साहब जो टीएमसी के बड़े नेता, मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक, जनवरी में उनके यहाँ ईडी की रेड होती है और मार्च में वो ज्वाइन करते हैं। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल हैं। एक शिवसेना जो उद्धव गुट के एक नेता, मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी हाल का ही मामला है, उनके साथ भी ऐसा हुआ कि ईडी की रेड होती है और वो बाद में बीजेपी वो ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, शिंदे गुट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसी कई वजहें हैं। अब आप लोगों का उस दिन तर्क था कि हाँ, मेरा तो ये मानना है कि नाम बाहर नहीं आ रहे हैं। हाँ, आप बेवजह बहुत उत्साहित हो रहे हैं। हाँ, नाम नहीं, वो नाम आपको पता नहीं, शायद कभी नहीं चलेगा कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया। ये डायरेक्ट आप एस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, तब तक चुनाव वगैरह सब खत्म हो जाएगा। नहीं बाबा, आपकी बात वो सही है, लेकिन मान लीजिए ये खुलासा तो होगा ना कि अमुक कंपनी या अमुक व्यक्ति ने 1500 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था, ये तो पता चलेगा। ठीक है, अगर हाल फिलहाल में किसी सेंट्रल एजेंसी का या कोई उसको बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिला है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं, देखिए चुनाव में तो आप आरोप लगाने भर का मसाला मिल जाएगा बाबा इससे। और क्या बोफोर्स में कौन सी सजा हो गई गांधीज को? इतना बड़ा चुनाव था, 89 का चुनाव। बीपी सिंह ने क्या बोला था कि मेरे पास सब कुछ है, मैं पर्ची है, जेब में पर्ची लिए घूमते थे। मतलब 414 सीट की जो पार्टी थी उसका क्या हश्र हुआ? उन्हें एक मुद्दा इतना बड़ा गर्म हो गया। तो ये भारतीय राजनीति में कई बार आरोप बहुत काम करते हैं। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। तो ये है। तो हाँ, एक खाली बस ये आप सही कर रहे हैं। आप ही ने बहुत अच्छी बात उठाई कि राफेल का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा था जो राहुल गांधी ने उठाया। वो मुद्दा नहीं चला। ठीक 30 साल पहले बोफोर्स का मुद्दा बीपी सिंह ने उठाया था, वो चल गया। क्यों चल गया? कि सारा खेल, मैं बार बार हर अपने इस डिस्कशन में बोलता हूँ कि इम्प्रेशन का है। हमारे यहाँ एक कहावत है, सार्वजनिक कहावत है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। इम्प्रेशन का खेल है। बीपी सिंह का इम्प्रेशन ये था कि इस दुनिया में अगर कोई ईमानदारी का पुतला है तो बीपी सिंह है। बाकी सारे लोग चोर हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं कभी। राहुल गांधी के बारे में वो इम्प्रेशन नहीं था। नहीं, इसमें एक और चीज है विचित्र जी, वो सरकार में थे। हाँ। सरकार से बाहर निकले थे, वित्त मंत्री थे, तो लोगों को लगा कि इस आदमी को तो मालूम ही होगा, किसी को मालूम हो चाहे नहीं हो, ये तो खजांची है। आधार बने नहीं, लेकिन मैं ये सवाल पब्लिक करता हूँ, ठीक है, आप लोग भी इस पे अपने जवाब दीजिएगा। अश्विन आप भी बोलिएगा कि एक बड़ा मुद्दा है कहीं ना कहीं। देखिए, मुझे लगता है सरकार भी थोड़ा चिंतित है इस मुद्दे को लेकर के कि जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का आया उसी दिन सीए का नोटिफिकेशन, आपने इस मुद्दे को उठाया भी था। तो सरकार के लिए भी है ये मुद्दा, कहीं ना कहीं उनको भी है, और कांग्रेस इसको बना रही है। क्या इसका कोई इलेक्टोरल इम्पैक्ट पड़ेगा या राफेल जैसा ही हर्ष इसका भी होगा? देखिए, मैं इस पे जवाब दूं कि इलेक्टोरल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा पिछले 2 चुनाव से जो भी ऑपोजिशन मुद्दा बनाने की कोशिश करता है, खासकर नेशनल इलेक्शंस में, वो मुद्दा इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है कि वो बीजेपी को डेंट करे। उल्टा वो बीजेपी उसका कुछ ना कुछ उल्टा घुमा के इनके खिलाफ ही यूज़ करती है, चाहे राफेल का ही मुद्दा हो, चाहे अभी का मुद्दा हो, परिवारवाद का हो, कोई भी मुद्दा हो। तो अभी शायद टाइमिंग सही नहीं विपक्ष की, या मुद्दे उठाने की जो तरीका है वो शायद गलत है। बाबा, एक सवाल जो मैं चाह रहा था आप लोगों से पूछना, एक चुनाव में ना नैतिकता का विषय भी आता है। एक आप बात करते हैं परसेप्शन की, आप बात करते हैं कि भ्रष्टाचार हो, घटना हो तो आप इस्तीफा दे दो, पाक साफ करने तक की। इसी नैतिकता में एक सवाल यह आता है कि 75 से 80 लाख का सांसदी के चुनाव में लिमिट है। जैसे जैसे विधानसभा अलग अलग होती है उसकी लिमिट बढ़ती जाती है।
वैसे ही विधानसभाओं में 25 से 30 लाख 40 लाख तक की कैटेगरी है कि विधानसभा में 25 से 40 और लोकसभा में वो 80 तक है। लेकिन आप भी जानते हो, सब जानते हैं पब्लिक फेस कि 2 करोड़ 3 करोड़ से नीचे तो खर्च ही नहीं है। तो वो जो करोड़ों का खर्च है उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ गलत करना पड़ेगा। जो इलेक्टोरल बॉन्ड हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से वो पैसा लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है पार्टियों से। सवाल ये है सुमित जी, एक चीज ये है कि ये जो लिमिट वाला है वो सिर्फ कैंडिडेट पे लागू है। पार्टियां कैंपेन पे कैसे खर्च करती हैं वो इससे अलग है। तो इसलिए आप देखें जो सैकड़ों करोड़ आपको खर्च होते देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोल एजेंसीज हायर हो रही हैं, उनके सर्वेज हो रहे हैं, कैंपेनर्स लगे हुए हैं। अब आप देखिए कि अब वो जो वॉलंटियर्स थे अब वो कम हो गए, अब लोग फ्री में इस ढंग से काम नहीं करते। तो पार्टियां भी अब उन्होंने भी अपना एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लिया। वो कैंपेनर अलग होते हैं, कार्यकर्ता अलग होते हैं, तो बहुत पैसा खर्च हो रहा है। सर आपसे सवाल मेरा ये रहेगा, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, बहुत सारी एजेंसी हो गई। अब तो एजेंसी, आप दोनों लोग मैं एक सवाल ही पूछ रहा था कि देखिए इतना आपने बताया कि इतना महंगाई चुनाव हो चुका है, इस महंगाई वाली चुनाव में, महंगाई के समय में जो महंगा चुनाव होता जा रहा है उसमें 1000 करोड़ वाली पार्टी कहाँ टिकेगी और 6000 करोड़ वाली पार्टी कहाँ टिकेगी? कुछ इसके लिए चुनाव में इलेक्शन कमीशन बार बार बोलता है ना कि एक लेवल फील्ड बराबर का मौका दो। लेकिन जब 6000 करोड़ यहाँ है और 1000 करोड़ यहाँ है, जैसा भाजपा आरोप लगा रही है, कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है कि हर दिन अलग अलग जो उसके पेजेस है उस पर 1-1 करोड़ पे खर्च किया जा रहा है। अब सोचिए कि बंगाल में 3 पेज है, 3 पेज पे 1-1 करोड़ खर्चा हो रहा है। और वैसे ही सुप्रिया श्रीनेत ने अलग अलग पेजेस का जिक्र किया, उसमें 50-50 लाख का विज्ञापन एक दिन फेसबुक पर दिया जा रहा है। तो जब आप 6000 करोड़ पाएंगे और 1000 कोई पार्टी पाएगी तो उसका चुनाव बराबर कैसे होगा? लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते हैं, बराबरी का मौका, वो कैसे होगा? देखिए ये तो ऐसी कड़वी सच्चाई है कि इस देश में फिर अमीर और गरीब क्यों हैं? एक आदमी बहुत अमीर, एक आदमी बहुत गरीब क्यों है? हम क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहाँ पे सब आदमी को बराबर का हक मिले, बराबर की सुविधाएं मिले, बराबर की एक जैसे स्कूल हो, एक जैसे अस्पताल हो? नहीं होता ऐसा। आप सोशलिस्ट समाज की बात कर रहे हैं अश्विन, मुझे नहीं पता उस दिशा में हम लोग बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आज जो बात विचित्र ने छेड़ी और जो इशारा आप कर रहे हैं, मैं उससे 100% सहमत हूँ। अब देश में चुनावों की ऐसी व्यवस्था का वक्त आ गया, उस पर मंथन होना चाहिए कि चुनाव बिल्कुल ना के बराबर खर्चे पे हों। अब जब आप ट्विटर पोल के जरिए तय कर देते हैं कि किसका ट्रेंड चल रहा है, किसका माहौल चल रहा है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल कर क्यों नहीं तय हो सकता कि कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हारा है? क्यों हमको लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है वोटर को, और वोटर लेने को तैयार रहता है? वोटर भी तैयार, आप देखिए वोटरों के ऊपर अनाप शनाप पैसा खर्चा किया जाता है। वो शायद इसीलिए किया था कि इसको 4.5 साल तक दबा के रखा जाए और आखिरी के 2 महीने के अंदर उसको इतना पैसा दे दिया जाए, कभी रिश्वत के नाम पर, कभी घूस के नाम पर, कभी सुविधाओं के नाम पर, कभी स्कीम्स के नाम पर, कभी चुनाव जीतने के नाम पर आए तो ये करेंगे। ये तरीका गलत है। अगर सब लोग एक जैसे रहेंगे, अगर जो एक और हमने उस दिन भी बात की थी बाबा इस चीज़ पर, जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा कर रहे थे कि भाई सरकारी सिस्टम चुनावों को स्पॉन्सर करे, राजनीतिक पार्टियों को बराबर पैसा मिले। सही बात है, हाँ। कि भाई आपको 100 रुपये दिए, इसी में चुनाव लड़ना है आपको, जैसे हमको बजट मिलता है ना टीम का इंक्रीमेंट करने के लिए तो ऐसे ही हमको पैसा मिले कि भाई आपको, आप राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी को 100 रुपये मिलेंगे सरकारी खजाने से, इन्हीं 100 रुपये में चुनाव लड़ना है। आपने जहाँ 100 के 101 किए वहाँ आपका चुनाव खत्म, आपकी मान्यता गई। अगर ये साबित हो गया, इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे, पर ऐसा होगा नहीं। हम बहुत आइडियलिस्टिक स्टेट की बात कर रहे हैं। ये बातें कह के यहाँ बैठ, क्योंकि हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम ये बात कह सकते हैं, पर जो लोग चुनाव लड़ते हैं क्या वो इस बात को कहेंगे? आई डाउट। मेरा तो एक सीधा सा सुझाव है, बहुत आपको अजीब सा भी लगेगा। आप तो टीवी पे हर सोशल मीडिया पे टाइम बांट दीजिए, हैं कि आप ये टाइम है, आप ये प्रचार कर लीजिए, इक्वल टाइम बांट। आप हर जगह, हर पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग रैली क्यों कर रही है? इलेक्शन कमीशन एक जगह बना दे कि ये झंडा बैनर लगा हुआ है, आप अपना झंडा बैनर भी केवल मंच पे लगाइए, ये मंच है, ये कुर्सी लगा हुआ है, फिक्स टेम्पलेट है ग्राफिक्स वाला, है ना? फिक्स टेम्पलेट है, आपको आके अपना पंच करना है, ठीक है? तो आप आइए, नेता आए, वहाँ भाषण दे, चला जाए। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, मजाक का किस्सा, लालू यादव के साथ एक बार ट्रेवल कर रहे थे, गलती से एक जगह हेलीकॉप्टर उतर गया, वो वहाँ पर मंच बना हुआ था, दूसरी पार्टी का झंडा लगा हुआ था, तो हम सब ने, वो पायलट ने बोला गलत जगह उतर, तो लालू ने बोला बाप यही भाषण दे देते हैं। वो मंच पे चले गए, उनका नेता आया नहीं था, बोला ऐसा है तुम लोग का दूसरा पार्टी का झंडा लगा है, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा नेता नहीं आता तो मेरा बात सुन लो तुम लोग। और उस आदमी का कॉन्फिडेंस देखिए, नहीं सही ये ऑन रिकॉर्ड, और हमने शूट किया,
उस आदमी का कॉन्फिडेंस देखिए, उस आदमी ने वहाँ भी भाषण दिया, सबको बाय बाय करके बोला चलो मनोरंजन अपना जगह ढूंढते हैं कहाँ पे है। अब पायलट को 4 बात कहा कि साला तुम गलत जगह उतार दिया। तो वैसा क्यों नहीं हो सकता कि एक मैदान, रामलीला मैदान फिक्स हो गया, सबकी रैली वहीं होगी, और वो रैली भी होगी 2 रैली हट, उसका रोस्टर बना दीजिए, एंकर रोस्टर बनता है ना भाई, जिस दिन आप नहीं आते कोई और करता है, जिस दिन मैं नहीं रहूँगा कोई और करेगा, तो आप वैसे कर दीजिए। ये सब भी किया जा सकता है, लेकिन सोचना चाहिए। अब कौन इतना सोचेगा, जो चल रहा है चल रहा है। वो तो फिर हो जाएगा कि वो दूरदर्शन पे टाइम अलॉट होता है, आप बोल दीजिए जनता सुन ले, रैली करने की क्या जरूरत है। वैसा ही लड़ना पड़ेगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये कुछ ना कुछ क्रांतिकारी आपको करना ही पड़ेगा। हम कहते हैं, विचित्र अच्छी बात बोली कि 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए 19 के चुनावों में। दुनिया का सबसे महंगा चुनाव 19 में लड़ा गया। क्या अमेरिका जैसा मुल्क जो हमारे से चुनावों में हमसे कई गुना बेहतर विकसित आर्थिक तौर पर, उसका चुनाव हमसे सस्ता था, जबकि वो इतना ही बड़ा देश है, जबकि वहाँ पे 55 राज्य हैं, 55 राज्यों में वोट पड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई रास्ता निकालना चाहिए। अब हमारा देश, हम कहते हैं हम गरीब हैं, हमारी आबादी जो है वो कितनी 20% आबादी, 25% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। क्यों खर्चा करना है? क्यों इस पैसे का इस्तेमाल अस्पताल बनाने के लिए, दवा दारू के लिए तो क्यों नहीं हो सकता? दारू माफ करिएगा, ये मैंने जुमले में बोला, वरना लोग बोलेंगे हाँ दारू के लिए कर दो, दवा दारू ही बोला जाता है जैसे। अरे आजकल बाबा को लोग जुमले को पकड़ लेते हैं, शब्दों को पकड़ लेते हैं, उसी की बखान कर देते हैं। विचित सर आपसे बस सवाल पूछ के आप दोनों खत्म कर देते, बस छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। आपने कहा ना एक समय था जब 5,000 करोड़ खर्च होते थे, 55,000 करोड़ खर्च हो रहा है, तो देश की राजनीति भी बदल गई है। ठीक है, एक पार्टी बनी थी जो सबको पता है, जिसने कहा कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, लेकिन आज पार्टी के शीर्ष नेता सिर्फ इसलिए जेल चले गए क्योंकि वो पार्टी के लिए धन उगा रहे थे और धन को खर्च किया रहा था चुनाव कैंपेन में। तो क्या आपको लगता है कि इस समय की राजनीति ही बदल गई है कि आपको पैसा चाहिए ही चाहिए चुनाव जीतने के लिए? आपने बहुत सही सवाल पूछा। इसका बस जैसे इसमें ही मैं पूर्णेंदु जी की भी एक बात को जोड़ूं कि इन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या चुनाव में एक बड़ा विमर्श बनेगा। ये विमर्श तब बन सकता था या बन सकता है अगर सब लोगों ने कहा कि जो है भी सार्वजनिक है कि कांग्रेस को 6,000, बीजेपी को 6,000 करोड़ और कहाँ कांग्रेस को 1,100 करोड़, तो 6 गुना का फर्क है। तो अब क्या है, कांग्रेस या तो साफ कर दे कि नहीं, पहले ही दिन कर देती कि नहीं हम ये पाप का पैसा है हम नहीं लेंगे, तब तो समझ में आता है कि आप एक उच्च मानदंड पर खड़े हैं। अंग्रेजों से लड़ने के लिए बिल्कुल अंग्रेजों से लड़ने के लिए जब गांधी आए तो उन्होंने अंग्रेजों की तरह का हथकंडा नहीं अपनाया ना, उनके पास नहीं था, उनके पास गरीब लोग थे, भिखमंगे लोग थे, खाने को अनाज नहीं था, पेट कपड़े नहीं थे। उन्होंने उन लोगों के साथ जब लड़ाई लड़ी तो वैसे ही सादगीपूर्ण लड़ाई लड़ी। विचित्र जी जब उन्होंने क्राउड फंडिंग की बात कही तो बेचारों को पैसे ही नहीं मिला, नहीं, 2-3 करोड़ आए होंगे शायद, नहीं, एक नहीं तो लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि आप 1100 करोड़ ले भी लें और फिर उस पर सवाल करें, तब आपका नैतिक बल कम हो जाता है। हम बुरा नहीं मानते हैं भाई, लोकतंत्र है, जब सरकार ने बना दिया, आप कोई पैसे की जरूरत है। मेरा बस ये कहना है कि जब आप कोई चीज विमर्श तब बनता है, जैसे वीपी सिंह ने बनाया तो वीपी सिंह ने इसलिए बना दिया कि वीपी सिंह एक इम्प्रेशन लेकर गए। आप अगर ये कर देती कांग्रेस किसी भी इशू पर, तब जाकर के वो एक इम्प्रेशन लेकर जाती और तब उसका फायदा उसको मिलता। लेकिन विचित्र जी मेरा आर्गुमेंट एक और है, मेरा पैसा मैं किसको दूं, अब वो आप कैसे तय करेंगे? मैं एक पार्टी को दूं, दूसरे को ना दूं, तो फिर हम, मेरा भी तो एफिलिएशन हो सकता है ना, बाबा मेरी भी पसंद हो सकती है। बिल्कुल बाबा, तो फिर हम क्यों कहें कि बीजेपी को उतना मिला हमको कम मिला? ये हम कैसे कह सकते हैं? फिर हमें रोने का अधिकार नहीं हो सकता। यदि उसको इतना वोट मिलता है तो हो सकता है उतना लोग उसको पैसा भी दे रहा होगा। नहीं, पैसा देने वाले कौन है? पैसा देने वाले वही हैं जिनको कि उसमें कोई जैसे आपको एस्टेब्लिश करना होगा। बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज है, तुलसीदास लिख कर गए कि सुंदर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, कि हाँ मनुष्य तो मनुष्य देवता तक स्वार्थ के बस में ही दूसरे से प्रेम करते हैं, ऐसे कोई नहीं आता। तो वो स्वार्थ है कि हाँ, खत्म करना चाहिए। नहीं बोलना तो मुझे पड़ेगा थोड़ा सा। नहीं अश्विन का सवाल बहुत अच्छा था कि फंडिंग को लेकर के, कि लेकिन देश में हमारे इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। लोग पैसे क्यों लेते हैं? एक करीब, मैंने एग्जांपल पहले भी बताया था, लास्ट हम लोग जो एक इलेक्टोरल फंडिंग को लेके किया था, कि आंध्रा के एक रिटायर्ड आईएएस ने एक दिन एक सेमिनार में बात रखी थी कि वो वहाँ पे सेक्रेटरी रैंक की थी ऑफिसर, तो उन्होंने कहा कि वहाँ इतना पैसा बढ़ता है 5-7 हज़ार पर वोट का। अगर एक फैमिली में 7-8 वोट है तो
35, 40, 50 हज़ार रुपए तक का वहाँ पे हिसाब होता है। तो वो 5 साल में इनका एक वेट करते हैं, एक बड़ा अमाउंट होता है, उससे वो कोई बड़ा काम कर सकते हैं, कुछ हो सकता है घर की शादी में वो यूज़ हो। तो और इसकी वजह क्या है कि हमारी इनकम इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है। और एक एग्जांपल मैं ये देना चाह रहा था, जो इलेक्शंस में आप देखिए कि कितनी इनइक्वालिटी होती है। जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, चुनाव में हेलीकॉप्टर्स का बड़ा महत्व है। एक नेता दिन अगर वो नॉर्मल वो रोड साइड से जाएगा तो कितनी रैलियां कवर करेगा, कितना एरिया कवर करेगा। हेलीकॉप्टर से उड़ के जा रहा है या प्राइवेट विमान है उनके, तो एक दिन में 10-10 कर रहा है। अब ये तो लिमिटेड है ना, ये प्राइवेट विमान या हेलीकॉप्टर लिमिटेड है। तो कुछ दिन से ये देखने में आ रहा है कि जो पार्टी जिसका प्रभुत्व है वो हेलीकॉप्टर में भी उसका प्रभुत्व है, वो प्राइवेट उसमें भी प्रभुत्व है, और ऐसी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हम देखते हैं। तो कैंपेन में भी आपको कहीं ना कहीं वो उसका नुकसान, आप हर तरह से पीछे हो, चंदे में भी पीछे हो, हेलीकॉप्टर में भी पीछे हो, और बाकी चीज़ में तो पीछे हो ही, वो तो एक अलग चीज़ है। तो एक बड़ा सवाल है। खैर इस हमारी चर्चा से उसका समाधान तो नहीं निकलेगा, फिर भी कोशिश एक जगह आया था ना कि भाई एक पार्टी ने हेलीकॉप्टर बुक कर लिए इस पीरियड के लिए, तो कहा गया इसी पीरियड में चुनाव होंगे। तो इसी नोट से खत्म करते हैं कि स्वार्थ जाना करे सब प्रीति, है ना। नहीं तो यही है, यही पहले हाँ स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। करे ही सब प्रीति। ठीक है, तो इसका हिंदी हाँ मैंने स्वार्थ से ही लोग प्यार करते हैं। तो जनता सब जानती है। इसी उम्मीद से आज का चर्चा बस यहीं खत्म करते हैं। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।